नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास सीरीज में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 19 जून और 19 जून को आपका DSSB जेल वार्डर का एग्ज़ाम था, जो कि सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो कल भी हमने वीडियो है जो कि जेल वार्डर से संबंधित नहीं डाला था। तो कल यानी कि 18 जून और 19 जून के शिफ्टों में जो भी जीके के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। साथ में इसका जो PDF है टेलीग्राम पे मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्नों से। तो आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो आपका शायद 19 जून थर्ड शिफ्ट का ये भी प्रश्न है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जो भी शिफ्टों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला जो प्रश्न आपका है वो पूछा गया कि इल्तुतमिश किस वंश का राजा था। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गुलाम वंश हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में अगर गुलाम वंश नहीं दिया गया हो तो आपका मामलुक वंश दिया जाएगा। तो जो इल्तुतमिश है आपका गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश था गुलाम वंश, उसी से संबंधित था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इसके अलावा जो आपका गुलाम वंश था या ममलूक वंश था वो आपको 1206 से 1290 ईस्वी तक है जो कि शासन किया था। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना है जो कि किया गया था। ठीक है, और जो इल्तुतमिश है इसी वंश का एक राजा था। इसके अलावा वो कुब अल दिन ऐबक का गुलाम था, उसने 1211 में आराम बख्श जमा करने के बाद सिंहासन पर कब्जा किया था। ठीक है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर गया तो आराम बख्श इसका बेटा शासन किया, लेकिन इसको हटाकर 1211 में इल्तुतमिश खुद गुलाम वंश का शासक बन गया। इल्तुतमिश की बात करेंगे उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो मात्र आपको 466 रुपये में देखने को मिलेगा। साथ में कूपन कोड आप APG यूज करते हैं तो आपको 10% की जगह 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। यहाँ पर DSSB से संबंधित जो भी सारे एग्जाम होते हैं विभिन्न पोस्टों के, जो कि जुलाई माह में भी होना निर्धारित है, उन सभी एग्जामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट, जैसा कि एग्जाम में प्रश्न आता है हूबहू ओसा मॉक टेस्ट और PYQ जो कि पिछले साल पूछे गए हैं, उन सभी को आप यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं मात्र एक ही पास में। इन सब के अलावा अगर आप SSC की तैयारी करते हैं, बैंक का तैयारी करते हैं, डिफेंस का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, या स्टेट लेवल के कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, या आप UPSC की तैयारी करते हैं जो कि भारतवर्ष में सबसे बड़ा एग्जाम है, से लेकर सबसे छोटा एग्जाम ग्रुप D तक का भी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और PYQ है जो कि देखने को मिलता है मात्र एक ही पास में, जो कि 466 रुपये में आप इनका ईयरली पास प्रो लीजिएगा। तब इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर चेकआउट करना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना फुल रिफंड भी ले पाते हैं। ठीक है, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कूपन कोड ABG के साथ। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश आपका 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक है जो कि शासन क्या था। उसने लाहौर को स्थान लेकर दिल्ली को अपना राज्य की राजधानी बनाया था। तो ये भी प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछा गया है कि कौन सा शासक था जिसने दिल्ली से अपनी राजधानी लाहौर हस्तांतरित किया था। ठीक है, लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया था, तो इल्तुतमिश का राइट आंसर था। इसके अलावा इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का सिक्का जिसे कि टांका बोला जाता है और तांबे का सिक्का जिसे कि जित्तल बोला जाता है, उसको भी इसने चलाया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका कुतुब मीनार का शुरुआत किया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। इसके अलावा उन्होंने 1221 में चंगेज खां के नेतृत्व में एक आक्रमण को भी रोक दिया था। उन्होंने दासों की एक आधिकारिक कुलीनता स्थापित की जिसे चालीसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा 1236 में उनकी मृत्यु हो गई, किसकी, इल्तुतमिश की, और उनकी बेटी है जो कि रजिया सुल्तान थी, वो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक बनता है। और रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक आपका ये दिल्ली में शासन करती है, जो कि मध्यकाल भारत की पहली शासिका होती है, मुस्लिम शासिका। ठीक है, फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक की बात करेंगे तो ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा तो गया है, लेकिन इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाता द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो ये आपका डॉक्टर S राधाकृष्णन के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इन सभी पुस्तकों को भी आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद डैश में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार
प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह एक बुनियादी मानवाधिकार आश्वासन है जिसे किसी भी तरह से तोड़ा या गलत नहीं समझा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा भारत में धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत को बनाए रखना है। ये जो आपका 25 से 28 जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह एक आपका मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स है, जो कि अनुच्छेद आपको 12 से 35 तक में दिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो वर्तमान में आपको 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है, जो कि मूल संविधान में जब संविधान आपका लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसमें से एक आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था, आपका 1978 ईस्वी में हटा दिया गया था 44वां 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और उसको 300 के कम में कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया था। ठीक है, तो वर्तमान समय में आपका मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 6 है, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आपको दिया गया है, भाग 3 के अंतर्गत। और अनुच्छेद की बात हम लोग कर दें 12 से 35 अनुच्छेद तक है। ठीक है, वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं उसको एक बार हम लोग देखने का प्रयास करें, जिसमें से एक आपका 25 से 28 है। इसके अलावा एक आपका है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार की बात करेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। इसके अलावा एक आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में वर्णित है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता तो 25 से 28 में हो ही गया। इसके अलावा एक आपका है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, तो आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। एक आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि आपका वर्णित है। यही आपका 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, जो कि वर्तमान समय में अभी है। ठीक है, अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 32 जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो कि पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आपको दिया गया है, इस अनुच्छेद के तहत एक पीड़ित जो व्यक्ति होता है किसी भी मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, वहीं पर हाई कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, इस यहाँ पर 5 प्रकार का रिट जारी होता है। वो 5 प्रकार का रिट है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और आपका है सेटियोरी और को वारंटो। ठीक है, ये आपका 5 प्रकार का रिट है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारत को राष्ट्रपति का जो शपथ है वो दोस्तों आपका दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो आपका भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके कौन है? चंद्रचूड़ है। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ आपके भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं और भारत के राष्ट्रपति को शपथ भी आपका वही दिलाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, यानी कि अगर आपका मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो आपके शपथ दिलाएंगे। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश के आपके वरिष्ठतम यानी कि ज़्यादा एज के होंगे वही शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ या पुष्टि की जाती है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो वो अनुच्छेद 60 के तहत की जाती है। इसके अलावा जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, तो ये आपका 5 वर्षों का होता है। ठीक है, कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। इसके अलावा उनकी नियुक्ति है जो कि निर्वाचक मंडल के द्वारा की जाती है। निर्वाचक मंडल की बात करेंगे तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अपना इस्तीफा है जो कि राष्ट्रपति किसको दे सकता है अगर देना चाहे तो अपना जो इस्तीफा है भारत के उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, अगर आपका इस्तीफा देना चाहे तो। ठीक है, इसके अलावा जो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक का है वो आपका भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि राज्य का प्रमुख होगा और पूरे राष्ट्र का वो प्रतीक होगा। साथ में ये भी कहता है कि राष्ट्रपति होगा जो कि भारत का प्रथम नागरिक होगा अनुच्छेद 52 के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की जो कार्यकारी शक्ति होगी, कार्यकारी शक्ति वो आपका राष्ट्रपति में निहित होगा। ये कहता है
इसके अलावा अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 54 वही आपका निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है कि अनुच्छेद 54 के तहत जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। निर्वाचक मंडल की बात करेंगे तो संसद जो है संसद का दोनों सदन के आपका निर्वाचित सदस्य होगा। संसद के दोनों सदन कहने का मतलब है राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है, साथ में सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा भी हैं, जैसे कि दिल्ली में और पुडुचेरी में है, उनके भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आपके होंगे। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी मनोनीत सदस्य आपका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद जो 54 है वह आपके भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश के भी याद रखिएगा, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, वहाँ भी आपका विधानसभा है तो वहाँ भी निर्वाचित सदस्य होगा। याद रखिएगा जिस प्रकार आपका संसद का 2 सदन है उसी प्रकार आपका विधानमंडल का भी 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो यहाँ पर विधान परिषद का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद की बात करेंगे तो वर्तमान समय में मात्र 6 ही राज्य में है। इस कारण आपका जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधान परिषद का कोई भी सदस्य चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित वो भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य के बारे में कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, अनुच्छेद पूछा गया है तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 51A होगा। और भाग अगर पूछा जाता है तो भाग 4A इसका राइट आंसर होता अगर भाग पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब मूल संविधान आपका बना था उस समय मौलिक कर्तव्य का कोई भी चर्चा नहीं किया गया था। मौलिक कर्तव्य को पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था उस समय आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत। वर्तमान समय में बात करेंगे तो वर्तमान समय में आपका मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। तो एक जो मौलिक कर्तव्य जो कि बाद में जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर स्वर्ण सिंह समिति होगा। प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे 1976 में। ठीक है, इसके अलावा 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तब जाकर वर्तमान संविधान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य का जो विचार है अगर आपसे पूछेगा किस संविधान से लिया गया है तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगर रूस आपके ऑप्शन में ना रहे तो USSR आपके ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है वह आपका किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो कब हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो स्थापना है आपका 1885 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर 1885 होगा। अगर आपसे डेट पूछा जाता है तो डेट आपका 28 दिसंबर होगा। ठीक है, इसके अलावा इसका जो पहला सत्र है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो भी 1885 में ही आयोजित किया गया था, बम्बई में किया गया था। अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता तो अध्यक्ष आपके WC बनर्जी होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन हर एक बार तो नहीं मतलब 2-3 बार पूछा जा चुका है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो उस समय आपका 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 39 जो प्रतिनिधि थे वो आपके वकील थे। ठीक है, साथ में इसकी जो स्थापना है किसने किया था तो इसकी स्थापना आपके A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय आपका वाइसराय कौन था तो वाइसराय था आपका डफरिन, लॉर्ड डफरिन वाइसराय था। इस बात को भी याद रखिएगा। पहला सत्र याद रखिएगा, अध्यक्ष को WC बनर्जी थे, बम्बई में आयोजित हुआ था। इसके अलावा दूसरा सत्र की बात करेंगे तो 1886 में 1 साल के बाद ही कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष आपके दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा सत्र की बात करेंगे तो ये आपका मद्रास में हुआ था 1887 में। अध्यक्ष की बात करेंगे तो सैयद बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये आपके सैयद बदरुद्दीन जो तैयबजी थे वे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा चौथा सत्र की बात करेंगे तो 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था और अध्यक्ष थे आपके जॉर्ज यूले। ये जो जॉर्ज यूले थे वो आपके पहले अंग्रेज अध्यक्ष कहें या यूरोपीय अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्रता पश्चात भारत में पहली जनगणना किस वर्ष कराई गई थी। ठीक है, तो स्वतंत्रता पश्चात की बात करेंगे तो पहली जो जनगणना है आपका 1951 में कराया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1951 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले आपका पहली जनगणना कब कराया गया था। तो स्वतंत्रता से पहले आपका जो पहली जो जनगणना है
वो 1872 ईस्वी में कराया गया था, लेकिन याद रहे पहली जो नियमित जनगणना है वो आपका 1800 तो स्वतंत्रता पश्चात आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1951। जनगणना की बात करेंगे तो जनगणना जनसंख्या जनगणना का वो माध्यम है जिसके द्वारा देश के प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जनसंख्याकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा को 10 वर्षों में एक विशेष समय पर संकलित, एकत्र और विश्लेषण और प्रसारित किया जाता है। तो इससे आपको मालूम हुआ होगा कि जो जनगणना है आपका प्रत्येक 10 साल पर है जो कि किया जाता है। ठीक है, कितने सालों पर किया जाता है? 10 सालों पर किया जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद बात करेंगे तो 1951 से शुरू हुआ जनगणना आपका लास्ट जनगणना 2011 तक हुआ है। तो अब तक सातवां जनगणना यानी कि 7 जनगणना हो चुका है। लेकिन वही आपसे पूछा जाता कि आपका ओवरऑल आपका 2011 अभी तक कितना जनगणना हुआ है 1881 से, तो ये आपका 15वां जनगणना है जो कि आपका कहलाता। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 2011 के जनगणना से अकॉर्डिंग भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी चलिए हम लोग शुरू में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका 2011 के जनगणना का नारा भी याद रखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य आपका था। और जनगणना आयुक्त थे आपके सी चंद्रमौली। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार देश में जो जनसंख्या था आपका 1210.19 मिलियन था, जिसमें से आपका 623.7 मिलियन आपका पुरुष थे। परसेंटेज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो परसेंटेज आपका हो जाएगा 51.54%। वहीं पर अगर आपसे महिला का परसेंटेज पूछा जाता है तो 48.46% हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उत्तर जो प्रदेश है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या की बात करेंगे तो ब्राज़ील का जो देश है उससे भी अधिक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका है सिक्किम, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 3 नाम दिए गए थे एक लाइन से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये 3 नाम ही है, जी बा वेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव। ठीक है, ये तीनों को आपका नोबेल पुरस्कार है जो कि दिया गया है। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार 4 अक्टूबर 2023 को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए मोंगी जिबावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया है। इन नैनोकॉन का इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत सर्जरी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग के कारण इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आप इसके अलावा आपका जो एक और टॉपिक जो आपका जुड़ता है नोबेल पुरस्कार जुड़ता है, तो जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं जो दिए गए हैं उसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, जिनका भी आगे नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, किससे? नोबेल पुरस्कार 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि 2023 में आयोजित होने वाले 37वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य के द्वारा आयोजित किया गया था। तो 37वां राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो 2023 में आयोजित हुआ था जो कि गोवा ने आपका मेज़बानी किया था। तो राइट आंसर आपका गोवा होगा। ये जो खेल है आपका 9 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न हुआ है 37वां राष्ट्रीय खेल में। ठीक है, इसके अलावा गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा 62 स्वर्ण, 55 रजत और 75 कांस्य सहित 192 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो महाराष्ट्र है आपका फर्स्ट स्थान पर रहा था 80 स्वर्ण के साथ, 69 रजत के साथ और 79 कांस्य पदक के साथ। टोटल पदक आपका 228 जीता है। सर्विसेज जो है जो कि हर साल फर्स्ट पर आता था आपका 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल में सेकेंड स्थान पर आया है जो कि 66 स्वर्ण, 27 रजत और 33 कांस्य पदक के साथ 126 पदक जीता है। तीसरा स्थान पर आपका कौन था? हरियाणा था। तो हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। अगला है मिजो जनजाति कौन सी भाषा बोलती है। मिजो जनजाति के विषय में आपके एग्जाम में प्रश्न आए थे। मिजो जनजाति है जो कि कौन सा भाषा बोलता है। तो पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो मिजो जनजाति है यह आपका कौन सा भाषा बोलता है। तो मिजो भाषा बोलता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिजो। ठीक है, इसके अलावा मिजो भाषा मिजोरम का एक प्रमुख भाषा है जो इसे लुसाई भी कहते हैं। मिजोरम को 1954 तक लुसाई पर्वतीय जिले के नाम से जाना जाता था। मिजोरम की अतिरिक्त यह भाषा मिजोरम से सटे मणिपुर, त्रिपुरा, चटगांव हिल और चिन हिल्स के आसपास के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ताजमहल का निर्माण के बारे में कि ताजमहल का निर्माण है जो कि किस मुगल सम्राट ने कराया था। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण कराने वाला जो मुगल सम्राट था वो था शाहजहां। तो इसका राइट आंसर आपका शाहजहां हो जाएगा। ताजमहल के निर्माण का श्रेय मुगल सम्राट शाहजहां को जाता है जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में इस मकबरे का निर्माण कराया था। ताजमहल का जो निर्माण है 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1648
ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अमानत खान सिराजी ताजमहल के सुलेखक थे। उनका नाम ताज के एक द्वार पर एक शिलालेख के अंत में आता है। इसके अलावा कवि जो गैसुद्दीन ने मकबरे पर छंदों को डिजाइन किया था, वो जबकि तुर्की के इस्माइल खां अफरीदी गुंबद निर्माता थे। इसके अलावा ताजमहल के डिजाइनर की बात करेंगे तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा केंद्रीय गुंबद केंद्र में 187 फीट ऊंचा है। स्मारक के निर्माण के लिए सफ़ेद पत्थर और लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत डैश वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है। ठीक है, तो 14 वर्ष के कम बच्चे को, ठीक है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 और 24 है, जो कि आपका मौलिक अधिकार है, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या 14 वर्ष से कम उम्र के खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 1526 की बात करेंगे तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबर। ठीक है, बाबर 1526 में भारत में पहला मुगल सम्राट और मुगल समाज का संस्थापक था। इसने पानीपत का पहला युद्ध करके आपका भारत में मुगल समाज का स्थापना किया था। तो युद्ध जो है किया किससे था, तो युद्ध क्या था, लोधी वंश के बीच। लोधी वंश का उस समय आपका शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी के साथ बाबर युद्ध करता है 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें जो इब्राहिम लोधी है वो आपका हारता है और बाबर भारत में मुगल समाज का स्थापना कर देता है। ठीक है, इसके अलावा बाबर ने 1526 से 1530 तक आपका भारत में मुगल समाज का शासक रहा। 1530 में जब ये मरता है तो हुमायूं इसका मुगल सम्राट का आपका सम्राट बनता है। 1526 लेकर 1530 तक आपका बाबर ने अनेकों युद्ध किए, जिसमें से कुछ प्रमुख युद्ध हैं। 1527 का युद्ध है। ठीक है, इसके अलावा 1528 का आपका घाघरा का युद्ध है। 1528 का आपका चंदेरी का है। 1529 का आपका घाघरा का है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है डैश भारत का एकमात्र सिख बहुल राज्य है जहां सिखों की आबादी लगभग 58% है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का स्वरूप आपका हो सकता है अलग पूछा गया हो कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो सिख आबादी है किस राज्य का है, तो इसका भी राइट आंसर पंजाब था और इसका भी राइट आंसर आपका पंजाब है। 2011 में आपका भारत के 35 राज्यों में 28 में हिंदू बहुसंख्यक थे। 2011 में हिंदू की लगभग 94% आबादी थी, यानी कि 966 मिलियन भारत में रहते थे। वास्तव में इन चार भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश में से किसी एक में हिंदू आबादी भारत के बाहर के सभी देशों की तुलना में अधिक है। 2011 में पंजाब के 28 मिलियन निवासियों में से 58% सिख थे, जिससे राज्य दुनिया के अधिकांश सिखों का घर बन गया था। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था और यही आपको याद भी रखना है। इसके अलावा 2011 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है सबसे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देंगे साक्षरता के मामलों में। ठीक है, तो आज ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न में से किस प्रदेश में महिला साक्षरता सबसे अधिक है। तो महिला साक्षरता की बात करेंगे तो महिला साक्षरता सबसे अधिक आपका केरल का है, तो केरल इसका राइट आंसर है। साथ में जो ओवरऑल साक्षरता है पूरे भारत में केरल का ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और पुरुष में भी आपका केरल का ही जाता है, महिला में भी आपका केरल का ही जाता है, लेकिन कम की बात करेंगे तो सबसे कम आपका बिहार का है पुरुषों में भी, और आपका बिहार का है आपका महिला में भी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा और देश की साक्षरता की बात करते हैं तो देश का साक्षरता दर आपका 74.0% है पूरे भारत का, और केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है केंद्रशासित प्रदेशों में। आंध्र प्रदेश में समग्र साक्षरता दर सबसे कम है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी राजस्थान में महिला साक्षरता दर इतना है, केरल में इतना है, उत्तर प्रदेश में इतना है, झारखंड में इतना है, बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर है 51.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार का रेगिस्तान के बारे में कि थार का रेगिस्तान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन का स्वरूप हो सकता है थोड़ा सा अलग हो। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया था थार के रेगिस्तान से संबंधित ही, जिसका राइट आंसर था जैसलमेर। ठीक है, तो थार का जो रेगिस्तान है आपका राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है, तो हो सकता है यही पूछा गया हो। बाकी थार का जो रेगिस्तान है 85% जो भाग है भारत में आता है। भारत के अनुसार थार के अरुणाचल का स्थान विस्तार में 62% है, राजस्थान में विस्तार 62% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग
मरुस्थल से घिरा हुआ है, जिनमें राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। हालांकि ये मरुस्थल गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पेड़ के पत्ते क्या काम करता है। पेड़ के पत्ते की बात करेंगे तो पेड़ का जो पत्ता होता है वो आपका प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। तो इसका राइट आंसर आपका प्रकाश संश्लेषण था ही। इसके अलावा पत्ती का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन का उत्पादन करना है। प्रकाश संश्लेषण है। क्लोरोफिल वह पदार्थ जो पौधे को उनके विशिष्ट हरा रंग देता है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। पत्तियों की आंतरिक संरचना पत्ती एपिडर्मिस द्वारा संरक्षित होती है और तने की एपिडर्मिस के साथ निरंतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य में है। ठीक है, राज्य पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। अगर आपसे उद्गम स्थल पूछा जाता तो अमरकंटक की पहाड़ी इसका राइट आंसर होगा। जो नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की शिखर से निकलता है। इसके अलावा ये जो नदी है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहता है। ठीक है, कितने राज्यों से? 3 राज्यों से। साथ में नदी जो है नर्मदा नदी गुजरात के भरूच जिले में कहाँ मिलती है? अरब सागर में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा भारत के जो ज़्यादातर जो नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है पूरब की ओर, लेकिन 2 नदियाँ नर्मदा नदी और ताप्ती मुख्यतः आपका पश्चिम की ओर बहती है और आपका जाकर अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती बिना डेल्टा के सबसे बड़ी नदियां हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। निकलती कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में स्थित है, गुजरात के भरूच जिले में, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है और जाकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 253 इसका राइट आंसर था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 253 कहता है संधि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और सम्मेलनों को लागू करने के लिए संसद को भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा यह भारत सरकार को सभी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मराठी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। मराठी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र होगा। मराठी जो भाषा है महाराष्ट्र का आधिकारिक भाषा भी है। इसके अलावा मुख्य रूप से यह महाराष्ट्र में तो बोली जाती है और यह मुंबई में बोली जाने वाली भाषा है। मराठी छोटे भारतीय राज्य गोवा की भी आधिकारिक भाषा है। हालांकि यह दुनिया भर में भारतीयों के इलाकों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजर की बात करेंगे तो गाजर में जो विटामिन पाया जाता है उसका नाम है विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है और इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग होता है, साथ में जीरोफ्थेल्मिया नामक रोग भी होता है। इसके अलावा गाजर विटामिन ए, विटामिन के, पोटेशियम और विटामिन B6 से युक्त होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली के यकृत का तेल, अंडा, पानी आदि विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपके एग्जाम में आता है। तो विटामिन बी अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से आपका ऑस्टियोमोलिसिस या आपका रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का जमने लगता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन कौन चलाता है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश का जो शासन है वो दोस्तों आपका उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है। प्रत्येक जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहाँ आपका एक उपराज्यपाल होगा और उस उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को उसके निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। उस हैसियत से राज्यपाल को अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करना होता है। ठीक है, तो उपराज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, चाहे उस केंद्र शासित प्रदेश में आपका विधानसभा ही क्यों ना हो। जैसे दिल्ली पुडुचेरी में विधानसभा है तो वहाँ भी आपका उपराज्यपाल होता है। ठीक है, तो प्रशासक आखिरकार होता कौन है या उपराज्यपाल होता कौन है? वो संघ शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है। वो राज्यपाल की तरह ही राज्य का मुखिया नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अविश्वास प्रस्ताव का मत किस सदन में लाया जाता है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस क्वेश्चन का स्वरूप कुछ ऐसा था, एक मिनट, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए थे
पहला ऑप्शन था कि उस मंत्री को निलंबित किया जाएगा, दूसरा ऑप्शन था वो मंत्री अपना त्यागपत्र दे देगा, तीसरा ऑप्शन था पूरी कैबिनेट त्यागपत्र देगी और चौथा क्वेश्चन था उससे पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वो साबित हो जाता है तो पूरी कैबिनेट को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, तो इसी विषय में आप लोग याद रखिएगा कि जो भी अविश्वास प्रस्ताव है जो भी लाया जाएगा वो आपका सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव का मत लोकसभा में लाया जाता है। संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है और सरकार सदन के विश्वास और भरोसे को त्याग देती है, उसके बाद उसे हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में लोकसभा सदस्यों के द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास मतदान किया जाता है। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एंजियोस्पर्म के बीज कहाँ होते हैं। ऑप्शन दिए गए थे फल, फूल। ठीक है, जिसका राइट आंसर था आपका फूल। एंजियोस्पर्म के बीज फूल के अंडाशय में विकसित होता है और यह सुरक्षात्मक फल से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वो पूछा गया कालिदास ने अपना जो काव्य है मेघदूत निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था। तो मेघदूत आपको बता दें कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो राइट आंसर संस्कृत होगा। बेहतरीन संस्कृत कवियों में से कालिदास ने 4वीं या 5वीं शताब्दी ईस्वी में आसपास गीत कविता मेघदूतम है जो कि लिखा था संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल कितना % है। मुसलमान का प्रतिशत पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका 14.42% हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा हिंदू धर्म पालन करने वालों का जनसंख्या प्रतिशत था 79.8, इस्लाम यानी कि मुसलमान का 40.2, ईसाई का पूछा जाएगा तो 2.3, सिख धर्म का पूछा जाएगा तो 1.72, बौद्ध धर्म का पूछा जाता तो 0.7% और जैन धर्म का पूछा जाएगा तो 0.37%। ठीक है, तो सबका परसेंटेज लमसम में याद रखिएगा। आज इस्लाम का पूछा गया है, कल हिंदू का पूछा जाएगा, परसों सिख का पूछा जाएगा, तरसों बौद्ध धर्म का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका पूछा गया था 2023 का, तो 93 इसका राइट आंसर था जो कि पहले पूछा गया है। 93 जो स्थान है आपका 180 देशों में है। वहीं पर 2022 में आपका 85 रैंक था, अभी 93 है। भारत का स्कोर 2023 में अगर पूछा जाएगा तो 39 है, वहीं पर 2022 में आपका 40 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी के विषय में। चंबल नदी है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात इसका राइट आंसर होगा। तो गुजरात इसका राइट आंसर होगा। गुजरात में चंबल नदी नहीं बहता है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश राजस्थान में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है और ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे और प्रश्न मिलेंगे उसको हम लोग PDF में सेंड कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब तक आप इस वीडियो को देखिए, बाकी टेक्स्ट बुक से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड ABG जरूर यूज कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।